जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एचएएल के पास Su-57 भारत में बनाने के लिए 50% तक की कैपेसिटी पहले से है। अब फ्रंट लाइन पर भारत की फोर्सेस खुद ही असेंबल कर पाएंगे ड्रोन्स। इमरान खान के मुताबिक आसिम मुनीर है मेंटली अनस्टेबल और इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा एक्सपोर्ट कस्टमर बनने के बेहद ही करीब। द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक एक रशियन डेलीगेशन जिसमें रशियन फर्म सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो और अन्य डिफेंस एंटिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल थे, तो इस डेलीगेशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है और जिसमें इस बात को मेंशन किया गया कि जो भारत की एचएएल है तो उसके पास भारत में 5th जनरेशन सुखोई Su-57 फाइटर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए 50% तक की रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑलरेडी मौजूद है और अब दोनों देशों को इस परियोजना पर आगे बढ़ने के लिए निर्णय लेना चाहिए। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक रशियन डेलीगेशन ने यह रिपोर्ट पिछले महीने सबमिट करी थी और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि रशिया की टेक्निकल टीम ने सितंबर के महीने में एचएएल की महत्वपूर्ण प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को विजिट किया था ताकि Su-57 के एक्सपोर्ट वेरिएंट यानी कि Su-57E के स्वदेशी उत्पादन के लिए जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं और टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस, तो इसका मौके पर ही आकलन किया जा सके। और इसी दौरान ये पाया गया कि Su-57 को भारत में बनाने के लिए एचएएल के पास ऑलरेडी जो भी जरूरी टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसमें से 50% पहले से ही मौजूद है, क्योंकि एचएएल ने लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत भारत में Su-30 MKI फाइटर्स को बनाया है। और द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक अब एचएएल अपना भी खुद का एक आकलन तैयार कर रही है जिसमें Su-57E के फुल स्केल प्रोडक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, R&D, ह्यूमन रिसोर्सेज और सप्लाई चेन डेवलपमेंट, तो इन सभी में जो भी जरूरी इन्वेस्टमेंट रहेगी तो उसको देखा जा रहा है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगले महीने यानी कि दिसंबर में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे, तो उनकी इस विजिट से पहले ही इन सभी असेसमेंट को कंप्लीट किए जाने की उम्मीद है ताकि अगर इस पर कोई निर्णय होना हो तो वो रशियन राष्ट्रपति की भारत विजिट के दौरान महत्वपूर्ण रूप से हो पाए। आज सुबह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकियों के साथ एक मुठभेड़ होने की रिपोर्ट सामने आई है और फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस क्षेत्र में कम से कम 3 आतंकियों के छिपे होने का संदेह है। और जबकि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसी ऑपरेशन के दौरान हमारे एक पैराट्रूपर के घायल होने की भी रिपोर्ट है, जिन्हें फिलहाल के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और उनका उपचार चल रहा है। बाकी इस ऑपरेशन को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार है, तो अगर इस पर कोई अपडेट आता है तो हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहीं इसके अलावा एक और अपडेट है कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल के ही फ्रेमवर्क के अंडर अब इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड ने भी अखंड प्रहार एक्सरसाइज को शुरू किया है, जो कि डेजर्ट सेक्टर में कंडक्ट की जा रही है और इस दौरान इंटीग्रेटेड बैटल ड्रिल्स, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, तो इन सभी को वैलिडेट किया गया है। और ये जो ड्रिल्स हैं ये दिन और रात दोनों ही तरह की कंडीशंस में कंडक्ट हो रही हैं और जैसे कि कहा गया कि इसमें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस शामिल हैं, तो इसमें आप टैंक्स, आर्टिलरीज, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट, इन सभी को एक साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में ऑपरेट करते हुए भी देख सकते हैं। और जबकि इन्हीं सब मिलिट्री एक्सरसाइज की समीक्षा के लिए भारतीय सेना प्रमुख भी पाकिस्तान के साथ लगे बॉर्डर एरियाज़ पर मौजूद हैं और अपनी इसी विजिट के दौरान आर्मी चीफ की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स भी दी गई, जैसे कि उन्हें कहना था कि भविष्य में युद्ध के लिए सेना तैयार है और प्रधानमंत्री ने सेना को जय मंत्र दिया है। वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि जय मंत्र से यहाँ पे मतलब है भारत की नई जय डॉक्ट्रिन का। जय यानी कि JAI, जिसमें से J का मतलब है जॉइंटनेस, A का मतलब है आत्मनिर्भरता और I का मतलब है इनोवेशन। और इस डॉक्ट्रिन को इसी त्रिशूल एक्सरसाइज और जो अन्य एक्सरसाइज भी चल रही हैं तो उन सभी में इंटीग्रेट करके वैलिडेट भी किया जा रहा है। बाकी आर्मी चीफ की हाल ही की विजिट को लेकर कुछ विजुअल सामने आए हैं, जिसमें आप इंडियन आर्मी की एक विशाल ड्रोन आर्मी को भी देख सकते हैं। तो जैसे कि भारत की फोर्सेस ऑनगोइंग मिलिट्री एक्सरसाइज में ड्रोन्स का काफ़ी व्यापक रूप से इस्तेमाल करते हुए दिखी हैं, तो इसी को लेकर एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये देखने को मिला है, जिसमें द प्रिंट की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि भारत की 2 प्राइवेट फर्म्स हैं जो संयुक्त रूप से मिलकर भारत की मिलिट्री को एक ऐसी यूनिक सी कैपेबिलिटी ऑफर कर रहे हैं जिसकी मदद से भारत की मिलिट्री खुद से ही फॉरवर्ड लोकेशंस पर ड्रोन्स को असेंबल कर पाए। और इन दोनों प्राइवेट फर्म्स में से एक का नाम है जुप्पा और दूसरी है DBZ यानी कि डिवाइड बाय जीरो टेक्नोलॉजीज। इसमें से जो जुप्पा है वो ड्रोन टेक्नोलॉजीज और एडवांस्ड सेंसर सिस्टम्स में एक्सपर्टीज रखती है और जो DBZ है तो वो 3D प्रिंटर मैन्युफैक्चरर है। और इन दोनों ने अपनी स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन की अनाउंसमेंट करी है, जिसमें वे एक मोबाइल रैपिड फैब्रिकेशन यूनिट्स को डेवलप करेंगे और जो कि एक बहुत ही खास सिस्टम्स होंगे जिनकी मदद से फ्रंट लाइंस पर ड्रोन्स को डायरेक्टली 3D प्रिंट करके असेंबल किया जा सकेगा और कुछ ही घंटों के अंदर
ऑन साइट ड्रोन फैब्रिकेशन, रिपेयरिंग और मिशन स्पेसिफिक कस्टमाइजेशंस, ये सब कुछ हो सकेगा। और द प्रिंट के साथ बातचीत में कंपनी सोर्सेस ने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि भारतीय सेना जो कि मल्टीपल कोर ग्रुप्स को रन करती है और उनके साथ काम करते हुए ही उन्हें आइडिया आया था। और एक अनुमान के मुताबिक अगर कोई फुल फ्लेज्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर आर्मी की हर एक कोर को हर दिन कम से कम 1500 से 2000 के आसपास ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, और वो भी अलग अलग तरह के ड्रोन्स, जिसमें कामिकाज़े से लेकर सर्विलेंस हर तरह के ड्रोन्स आएंगे। और इसी वजह से जो कंपनी है वो इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपनी नई टेक्नोलॉजी ला रही है, जो कि आर्मी को उनके ऑपरेशनल नीड्स के अनुसार ऑन साइट ही ड्रोन्स के फ्यूजलाज, चेसिस, विंग्स, तो इन सभी को 3D प्रिंट करने की कैपेबिलिटी देगी, ताकि आर्मी उन्हें पहले से खरीदे गए कंपोनेंट्स जिसमें मोटर्स, ऑटो पायलट, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य पेलोड के साथ इंटीग्रेट भी कर पाए। और इसी रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से इस बात को भी एक्सप्लेन किया गया है कि अगले 2 से 3 वर्षों के अंदर जो मिलिट्री है तो वो खुद से ही स्मॉल और मीडियम टाइप्स के कामिकाज़े और सर्विलेंस ड्रोन्स की असेंबली को बढ़ाने पर काम करेगी। और जो इंडियन कंपनीज हैं वो अन्य कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेंगे, जो कि इन ड्रोन्स को फ्लाई करने में मदद करेंगे। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो 2 कंपनीज जिस तरह की कैपेबिलिटी ऑफर कर रही हैं, ये निश्चित रूप से एक फुल स्केल वॉर सिनेरियो में मिलिट्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, विशेष रूप से मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल को देखते हुए। और जिसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन हमने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में देखा था कि जो ड्रोन्स हैं, यूएवीज हैं, वो कितना व्यापक रूप से इस्तेमाल किए गए थे। बाकी ड्रोन्स के यूजेस को लेकर अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह की तरफ से भी कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स आई हैं, जिनमें उनका ये कहना था कि जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हैं कि दुश्मन के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करने में वो बेस्ट हैं, लेकिन हम केवल उनके सहारे युद्ध नहीं जीत सकते। और उनका जो ये स्टेटमेंट है मुख्य रूप से फाइटर जेट्स जैसे मैन्ड एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल को लेकर है। जैसे कि आप सभी को ध्यान होगा कि एक डिबेट चलती है कि क्या आने वाले समय में जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हैं वो फाइटर जेट्स जैसे मैन्ड एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे या नहीं। तो उसी तरह के कॉन्टेक्स्ट में एयरफोर्स चीफ की ये स्टेटमेंट है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट यानी कि ड्रोन्स, यूएवीज, ये युद्ध में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, लेकिन केवल इन्हीं के सहारे युद्ध जीता नहीं जा सकता है। युद्ध जीतने के लिए हमें फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, और इसी वजह से फाइटर जेट्स या मैन्ड एयरक्राफ्ट आगे भविष्य में बने रहेंगे। और अगर हमें दुश्मन के टेरिटरी में बहुत ही डीपली स्ट्राइक करनी है या कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस को हिट करना है, तो वहाँ पे आपको ऐसे वेपन्स चाहिए जो कि एक तरह का पंच डिलीवर करने में सक्षम हो। और उस तरह के वेपन्स आप सभी जानते हैं कि ड्रोन्स कैरी नहीं कर सकते, और उसके लिए आपको फाइटर एयरक्राफ्ट ही चाहिए होगा। बाकी इस टॉपिक पर कि क्या ड्रोन्स फाइटर जेट्स को रिप्लेस कर देंगे, तो उस पर हमने एक बहुत ही डिटेल वीडियो पहले बनाई थी, आप उसको भी देख सकते हैं, और उससे आपकी सारी कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो जाएगी। बाकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मंगलवार को भारत और इजरायल के बीच एक महत्वपूर्ण डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, और जिसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ को शेयर करने से लेकर महत्वपूर्ण वेपन सिस्टम्स और मिलिट्री हार्डवेयर के को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन को प्रमोट करना भी शामिल है। और ये पैक्ट भारत और इजरायल के जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन डिफेंस कॉपरेशन की मीटिंग में साइन किया गया है। और इसके अलावा दोनों देशों ने काउंटर टेररिज्म के मामले में भी अपने बीच के कॉपरेशन को और भी मजबूत करने के लिए सहमति दी है। और दोनों ही देश आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अप्रोच को सपोर्ट करते हैं। वैसे आतंकियों से याद आया, अभी हाल ही में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक नया बयान दिया है, जिसमें उन्होंने आसिम मुनीर को पाकिस्तान के पूरे इतिहास में अभी तक का सबसे ज़्यादा ऑपरेसिव डिक्टेटर और एक मेंटली अनस्टेबल मैन के तौर पर डिस्क्राइब किया है। और इमरान खान का ये भी मानना है कि आसिम मुनीर सत्ता की लालसा में कुछ भी करने को तैयार है। वहीं इसी बीच अभी हाल ही में US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान को लेकर एक स्टेटमेंट आई थी, जिस पर उन्होंने पाकिस्तान का नाम उन देशों में शामिल किया जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक सक्रिय रूप से न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर रहे हैं। एक मीडिया इंटरव्यू में प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना था कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान तो वो काफ़ी सीक्रेट तरीके से अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग को लगातार कंडक्ट करने में शामिल है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इन सभी स्टेटमेंट्स को साबित करने के लिए ऐसे कोई एविडेंस तो नहीं दिए, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद से स्पेकुलेशंस की शुरुआत जरूर हो चुकी है, विशेष रूप से पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेकर। हालांकि वो बात अलग है कि पाकिस्तान ने इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया है और इसे निराधार बताया है, और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पहला देश नहीं था जिसे न्यूक्लियर टेस्टिंग को शुरू किया, और वो पहला देश भी नहीं बनेगा जो कि न्यूक्लियर टेस्टिंग को फिर से रिज्यूम करेगा। और बाकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम क्यों लिया है वो तो खैर प्रेसिडेंट ट्रंप ही जानते होंगे। और वैसे भी पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि बिना अमेरिका की परमिशन के पाकिस्तान इस तरह के टेस्ट कर सकता है? बाकी रही बात भारत के लिए किसी तरह का थ्रेट बनने की, तो ऑपरेशन सिंदूर में ऑलरेडी भारत छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे चुका है कि भारत के लिए थ्रेट्स कहाँ कहाँ पर हैं और उनको कैसे एलिमिनेट करना है, तो भारत वो सब कुछ जानता है। बाकी भी वर्तमान समय में जो अलग अलग मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही हैं, तो जो ये सोचते हैं कि ये केवल एक तरह की एक्सरसाइज ही है, तो उन्हें दोबारा से सोचना चाहिए।
लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा एक्सपोर्ट कस्टमर बनने के बेहद ही करीब है और इस डील को जल्द ही अंतिम रूप दिया जा सकता है। ANI की रिपोर्ट में बताया गया कि नेगोशिएशंस के मामले में सभी प्रोसीजर्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए आगे बढ़ने से पहले केवल रशिया की तरफ से मंजूरी का इंतजार है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि आज बुधवार को पाकिस्तान के सीनेट सेशन में पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने भारत और अफगानिस्तान के बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक टाइज पर अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन दिखाई है, जिसमें उन्होंने उस कप ऑफ टी वाली बात को मेंशन किया कि कैसे 2021 में जब तत्कालीन ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद ने अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर के बाद अफगानिस्तान को विजिट किया था और काबुल में जाकर जो वो चाय पी गई थी, तो अफगानिस्तान में पी गई उस चाय की कीमत अब पाकिस्तान चुका रहा है और वो कीमत बहुत ही ज़्यादा है। और उस समय जो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की बॉर्डर्स ओपन किए गए थे, तो वो निर्णय एक बहुत बड़ी गलती थी और ये बड़ी गलती अब दोबारा से रिपीट नहीं होनी चाहिए। और इस फ्रस्ट्रेशन से एक बात तो क्लियर समझ में आती है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो पीस टॉक्स हैं, तो उसमें शायद पाकिस्तान को उसके मन मुताबिक पीस नहीं मिल पा रही है। और रही बात चाय के कप की, तो चाय के कप का तो पाकिस्तान के साथ रिश्ता काफ़ी पुराना है और अब तो पाकिस्तान कह सकता है कि एक कप चाय की कीमत आप क्या जानो, वो कीमत तो हमें पता है। पहले 2019 में जब उन्हें एक कप चाय की कीमत अपने F-16 फाइटर जेट और उसके फाइटर पायलट को खो के चुकानी पड़ी। इसके बाद कई बार पाकिस्तान के ऑफिशियल से कहते हुए भी दिखाई दिए थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत जिस तरह से हो रही है, तो चाय वगैरह भी पीना छोड़ दो। फिर उसके बाद काबुल में 2021 में जो चाय पी गई, तो शायद अब वो चाय भी पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ रही है, इतनी महंगी कि पाकिस्तानी सोल्जर्स के कपड़े तक उतर चुके हैं। तो हाँ, पाकिस्तान बिल्कुल कह सकता है कि एक कप चाय की कीमत आप क्या जानो। और हाँ, अक्सर जो हमारे पड़ोस के कुछ जाहिल लोग इस तरह का कमेंट लिखते रहते हैं, टी इज़ फैंटेस्टिक, बल्कि असल में उनकी स्थिति जिस तरह की है, तो उनको ये लिखना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए तो द टी इज़ नॉट फैंटेस्टिक। चलिए, बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2011 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर आदित्य सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड कितनी है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।